अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब और सीनियर एनालिस्ट ताहिर मलिक साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में विल डिस्कस के डार साहब जो हैं उनको एक इजाफी ओहदा मिल गया है। इस ओहदे पर क्या इख्तियारात उनके पास होंगे, क्या क्या इख्तियारात नहीं होंगे, इस पर बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान जो हैं वो PTI की हिमायत में अब खुलकर सामने आ गए हैं। कह रहे हैं कि जो PTI के साथ हुआ वो गलत हुआ, उनको भी एहतजाज का पूरी तौर पर हक है। और जो 2018 का इलेक्शन था, अगर वो सही नहीं था तो ये इलेक्शन भी जो है वो सही नहीं है, इसमें भी धांधली हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे किसान इत्तेहाद पर। आज जो है वो किसानों ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उसके बावजूद पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा, उनको पुरअमन तरीके से एहतजाज भी नहीं करने दिया गया। उनके क्या मसले मसाइल हैं उस पर बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। ताहिर मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आप समझते हैं किसी ऐसे ओहदे की डार साहब को जिसका आईने पाकिस्तान के तहत ऐसी कोई पोजीशन मौजूद भी नहीं है? देखिए, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। वैसे तो आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान का पहला जो नायब वज़ीर आज़म थे ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तब फॉल ऑफ डाका नहीं हुआ था। 15-20 दिन के लिए नूरुल अमीन थे जो वज़ीर आज़म, एक सीट उन्होंने जीती हुई थी, मशरक़ी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं। तो वो पहला पाकिस्तान की तारीख में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी मिसेस नुसरत को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। फिर ये बने अपना परवेज़ इलाही। अब ये चौथे हैं। ये तो आइनी तौर पे तो तय है, मगर सवाल आपका जो है बड़ा वैलिड है कि इसमें जल्दी क्या है। तो इसकी बैकग्राउंड असल में ये है कि नून के अंदर ना एक ख़ास ग्रुप है जो इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर डाला कि हमें हुकूमत क्यों नहीं मिली, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अब आप पूछें कि इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का जो सेटअप है उसमें 3 मिनिस्ट्रीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वज़ीर दाखिला, वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की एक मीडिया उसके मालिक है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, ना कभी MN ना MP है। वो वहाँ कहाँ से आगे। फिर अलीम खान है वज़ीर सरमायाकारी, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पूरी पार्टी से एक सीट है, वो भी नून की मेहरबानी से ही। वो बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है। और सबसे सेंसिटिव पोस्ट सलमान साहब है हमारे वज़ीर ख़जाना, वो अपना हॉलैंड से है ना। तो वो पार्टी के अंदर ना एक समझ लें, गुस्सा कह लें, या एक रद्द अमल था कि ये जो 3 की पोजीशंस हैं, हम किस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान बन के, और हम किस तरह लोगों को जाके जवाब देंगे। बल्कि अगर आपको याद होगा तो राना सुनाला ने तो 3-4 चैनल में कहा कि भाई हम तो जवाबदेह ही नहीं है, हम तो जवाबदेह ही नहीं है। यानी कि तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। जो मैं कह रहा हूँ, अब अंदर की खबरें ये थी कि काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म रहे थे, वो मोहसिन नकवी साहब को तो इनाम मिल गया, उनको क्रिकेट की भी मिल गया बड़े। और उनको एक दुख है, बड़ी उन्होंने खिदमत की है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी इंग्लिश बोली है। राना तो बहुत इम्प्रेस था उनसे। फिर उन्होंने बड़ी कायदे आज़म पे और पता नहीं क्या क्या उन्होंने नई चीज़ें मुतारफ़ कराई। तो ख्याल ये था कि वो सेनेट के चेयरमैन बनेंगे। अब जब सेनेट के चेयरमैन पे पीपल्स पार्टी ने कोई कर आगे जान छुड़ा ली, उन्होंने कहा जी हमारे गिलानी साहब है। तो सुनने में आ रहा था कि इनको कैबिनेट में लाया जा रहा है क्योंकि वो सेनेटर है। अच्छा, अब वहाँ से एक नया और शोशा किसी ने चला दी। ये खबर है, सच है कि झूठ है, मैं आपको नून के अंदर की कैफियत बता रहा हूँ कि ये जी को इसको सीनियर वज़ीर बनाने लगे हैं। और इस तरह से हो जाएगा कि अगर वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, तो लॉजिकली वो सदारत कर लें। तो यहाँ पर जो अब आप सारी बात को मैं कंक्लूड करने लगूँ, तो नवाज शरीफ इस वक्त इस पोजीशन पे थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है। तो उसने सोचा कि अगर हमने इस तरह सारे, वो कहते हैं पंजाबी गुलामी लेने हैं, महंगाई हम पे डलनी है, बिजली हम पे डलनी है, बेरोज़गारी हम पे डलनी है, तो कहीं यो ना कि हम बैठे बैठे एक डिप्टी टाइप एक सीनियर वज़ीर ले लें। तो इसीलिए आपका जो वज़ीर ख़ारजा है डार साहब भी जनाब सऊदी अरब में, आपका वज़ीर आज़म भी सऊदी अरब में। आप सवाल का जवाब यहीं से निकला, ये किस तरह हो सकता है कि आप मुल्क से बाहर हो, इधर नोटिफिकेशन हो गया। तो ये उसकी इसार साहब से इसका जवाब लेते हैं। इसार साहब, क्या लग रहा है आपको कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पर है और वहीं से जो है काबीना डिवीज़न को एक ख़त इरसाल होता है और ये कहा जाता है कि जी इनको जो है डेप्यूटी वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये अपने कलमदान के साथ साथ एक और कलमदान सौंपा जाएगा, उसके इख्तियारात इनके पास होंगे उस तरह से एसएच? देखिए, मैं तो एक अरसे से एक बात कह रहा हूँ और इस प्रोग्राम में भी बार बार कही कि बदकिस्मती से हम पे हुकूमत जो है या हुक्मरान जो हैं वो अवाम नहीं लेके आते, वो कहीं बाहर से इंपोर्ट होते हैं। और बदकिस्मती से हम अमेरिका के ऊपर तो ये कहते ही हैं कि वो हमारे हुकूमतों में मुदाखलत करता है, लेकिन हमारे कुछ जो भाई हैं
अब ब्रादर मुल्क जो हैं अब वो भी इतने हो गए हैं कि वो पाकिस्तान में जिसे चाहें जेलों में से निकालें और अदालतों को कहें कि आप चुप करें, आपका ये काम नहीं है, और उन्हें ले जाएं। वो जिसे चाहें वहाँ से कह दें कि यार वो साड़ा बंदा है, उसको ज़रा यूँ करवा दें, वो हो जाएगा। मैं ज़रा थोड़ा एहतियात से जुमले कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप समझ जाए, समझ नहीं, आप काफ़ी समझदार हैं और मलिक तो बहुत ही समझदार है। आपको पता है ये मोहल्ले में कहीं पे भी को प्रॉब्लम हो जाए ख़वातीन को तो इससे मशवरा करती हैं आके, मतलब इसके पास अच्छी दानाई है। अब एक बात और आज क्लियर हो रही है, वो ये कि ये हुकूमत दो ग्रुपों की हुकूमत है। एक ग्रुप है एस्टेब्लिशमेंट, जिसके बंदे हैं या जिसके बंदे आ सकते हैं या आने हैं। एक हुकूमत है नून लीग की, और नून लीग में भी वो लोगों की जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आके खड़े हो गए कि फिर मैं किथे गया, अगर मेरे भाई ने वजीर बनना है, वजीर आजम, और उसके करीबी दोस्तों ने या इस्टेब्लिशमेंट के प्यारों ने संभालने या उनके बंदों ने अहम वजारतें लेनी है, तो मैं इस वहाँ से जो लंदन से चल के आया, इतनी खेचल की, इतनी मैंने फिर इतनी ट्रोलिंग बर्दाश्त की, इतनी मैंने अपना बयानिया का बेड़ा गर्क कर दिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया का बेड़ा गर्क कर दिया, वोट को इज्जत दो को मैंने तार तार कर दिया, तो मुझे क्या मिला? 10 मैं की प्यार विचो खटिया, ठीक है वो गाना है ना, तो वो उन्होंने 10 मैं की सियासत विचो खटिया। अब ये जो कुछ दिनों बाद से आप उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया सुनेंगी। इसाक डार का आना दो चीज़ों की अलामत है। एक तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से उन्होंने अदम एतमाद कर दिया कि मेरा भाई ताबेदार तो हो सकता है, डिलीवर नहीं कर सकता। दूसरा ये कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया कि भाई मैं अब इतना भी नहीं कि आप सब कुछ आप अपनी मर्जी का कर लें, कहीं पे मैं भी जो है ना अपनी वो दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उन्हें वजीर आजम बना दें, स्पीकर बना दें, कुछ भी बना दें, अगर आप खजाने पे नहीं बिठाते ना तो उन्हें चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता जब तक खजाना ना हो। अब उन्हें ये डर है कि ये जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खजाना यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का वो हिस्सा होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अमूमन हम IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की मुशावरत से वजीर खजाना रखते हैं। बड़े लोग हैं ना हम, बड़े ओहदा हम बड़े लोगों से डिस्कस करके रखते हैं। कभी उनका कोई मुलाजिम आ जाता है, वो यहाँ आके बैठ जाता है, उसे हम स्टेट बैंक का गवर्नर बना देते हैं, कभी वजीर आजम बना देते हैं IMF या वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम को, तो हम उनके साथ हमारी बहुत अच्छी है। ये पाकिस्तान उनका दूसरा मुल्क है। जब उनका कोई बंदा कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती तो कहते हैं पाकिस्तान का वजीर आजम लगा दो। सो ये सारी खिचड़ी जो है ये एक्चुअली एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ साहब का पहला इकदाम है कि ठीक है फिर मैं भी कुछ थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, और अपने भाई को उन्होंने कह दिया कि भाई आप जितना वजीर आजम बन सकते हैं उतने बने रहे, लेकिन मैं भी अब कहीं ना कहीं वो करूंगा क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसी है। ताहिर मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि अब तो उनके पास ये ओहदा आ गया है, तो इसके इख्तियारात भी उनके पास होंगे या वो ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जस्ट इट्स नाम का एक होता है? नहीं, खबर है कि 1-2 दिन में वो हुकूमत इस पे रूल्स बनाएगी, नोटिफाई करेगी। अच्छा। जिसमें हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो कह दे कि अगर वजीर आजम किसी वजह से नहीं सदारत करते तो वो नायब का मतलब यही होता है। बल्कि वो मैं रानी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपको पता है ये वजीर ख़जाना नहीं बने, डार साहब का एक अपना मसला है, फिर जो आपकी कमेटी है जो सारी जिस पे इन्वेस्टमेंट आनी है वहाँ से भी आउट हो गया। तो अब मुझे ये लगता है कि वो जो मुझे लगता है कि वाकई तनाव की तरफ जा रही है, और तनाव बिल्कुल सही कह रहे हैं, तनाव बड़ा मज़ेदार अब सिचुएशन है। एक तनाव है नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट, और एक शहबाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट। ये सॉफ्ट काम है, नरम काम है, ये तनाव वाला काम है। अब ये होगा इस तरह कि कमेटी में आप वजीर ख़जाना नहीं रहे थे, आप आउट हो गए। अब ये होगा, और ये आपको पता है ये सिग्नेचर अपना शहबाज शरीफ के हैं, यानी कि इसका 2 चीज़ें आप क्लियर कर दी नवाज शरीफ ने कि हुक्म मेरे ही चलेगा, प्राइम मिनिस्टर ठीक है तुम है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नायब। अब जब अगर ये नोटिफिकेशन होगा, डिटेल्स आएंगी कि ये पावर्स हैं, तो मुझे लगेगा कि कहीं एक नया फार्मूला भी इस तरह आ सकता है कि जी वो मैं वजीर आज़म, वैसे भी उनको कमरदर्द भी काफ़ी दफ़ा हो जाती है। वैसे अल्लाह का शुक्र है जब वो वजीर आज़म होते हैं तब नहीं होती। ये अल्लाह ताला का बड़ा उन पर एहसान है। तो चांसेस है। अच्छा, जब वजीर आज़म उस कमेटी में हेड नहीं होगा तो हु विल बी हेडिंग द कमेटी?
डिप्टी, तो फिर वजीर ख़जाना कहाँ गया? फिर तो वजीर ख़जाना आपके मतहत हो गया। फिर तो आप उससे पूछेंगे कि अभी आपने क्या किया, ये बताओ, बजाय कि आप करें। अब आप तो ऊपर से आ गए। तो वो जो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो 3 नाम लिए थे, मैंने तरीके से बात करने की कोशिश की थी कि पार्टी के अंदर ये बहस है कि यार हुकूमत अगर आपकी है तो वजीर ख़जाना आपका नहीं, हुकूमत आपकी है वजीर दाखिला आपका नहीं है, सरमायाकारी का वजीर आपका नहीं। क्योंकि आप पूछ सकती थी कि ये 3 क्यों इतने हैं, हमें इतनी लंबी डिटेल की जरूरत नहीं। हुकूमत यही 3 चीज़ें होती हैं, दाखिला है, पैसे हैं आपके पास और आपने पैसे लाने कहाँ से हैं, तो वो तीनों नून के लोग नहीं, ये लड़ाई है। इसार साहब क्या समझते हैं अब नून और शीन में जो है ऐसे धड़ेबंदी क्यों चल रही है? क्या मफामात का जो है वो टकराव है, या अंदर जो इनकी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उनका आपस में इख्तलाफात की वजह है? बात आप समझें ज़रा, नून और शीन में कोई धड़ेबंदी नहीं है। शीन कोई मैटर ही नहीं कर रही, ठीक है ना। शीन इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है मुस्लिम लीग नून में, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने पहले कहा, ये बात बुरी तरह खिल रही है कि वो तो इर्रेलेवेंट हो गए ना। वो बेटी के साथ जाएंगे, रोटी वो बेटी उठाएगी तो वो भी नान उठा लेंगे। कहाँ एक बंदा 3 बार का वजीर आजम, वो अपने आप को कहता है कि जी इस वक्त तो सब कॉन्टिनेंट में उनसे ज़्यादा तजर्बेकार सियासतदान नहीं है। कहाँ वो बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान के दोस्त, कहाँ वो तुर्की के साथ दोस्ती की दावत, कहाँ चीन के साथ उनके, कहाँ वो एक नाज़मीन के इजलास की सदारत कर रहे हैं। फिर उनकी सियासत जो है वो बंद गली में नहीं आई, बंद गली में आके गली बंद कर दी आगे से। वो कहीं खड़े नहीं हो सकते, उनको 2 जगह से वो हार गए। अब उनको एक मैसेज चला गया कि ये आपकी जी पॉपुलैरिटी है, ठीक है ना। बेटी वजीर आला बन गई। अब उन्हें पता है कि बेटी भी वजीर आला जो बनी हुई है वो क्या कहते हैं, एक पानी का बुलबुला है। वो कोई कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं है, वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की बुनियाद के ऊपर वजीर आला है। और फिर वो ज्यादा जोर जो दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि टीवी पे अपीयरेंस और इस तरह की चीजों पे मेरी अपीयरेंस रहे, वर्दी पे वही ना, वर्दी का वो शुरू से एहतराम करती है, इसमें कोई शक नहीं। नून लीग में जितना वर्दी का एहतराम है किसी में नहीं तो है। आप ये कहना चाह रहे हो अगर वो सीएम नहीं देंगी तो वो कोई ओहदा इस तरह से ले सकती है, डीआईजी आईजी, इस तरह आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, उसमें ये कि उनके पास इस तरह की बेशुमार ऑफर्स हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 3-4 वर्दियां सिलवा ली हैं। अच्छा, अभी दूसरी वर्दी की रूनुमाई चंद दिनों में सुना होने जा रही है। अच्छा, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ और वर्दियां भी, वो वर्दियां उनके पास सेफ हैं कि कभी भी मैं कोई सी भी पहन सकती हूँ, वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। एक के बाद एक वर्दी जो है सिलेक्ट होती है, असल चीज ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत भी करनी है जो खत्म हो गई, ठीक है। वोट को इज्जत दो का नारा काफी पॉपुलर हो गया था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि खुद इनके अमाल की वजह से वो नारा दब गया। इमरान खान ने वो नारा कैश कराया। इमरान खान ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस सतह पे लेके चले गए कि नवाज शरीफ लगने लग गया कि ये बीटी में एस्टेब्लिशमेंट की, देखो जी लंदन से मुआहदा करके आ गए, देखो जी सारे केस भुगतवा लिए, देखो जी वो यूं हो गया, देखो जी पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। मियाँ साहब की सियासत ने साड़ी गल हो गई है, उनकी साड़ी गल हो गई है, उनकी सियासत तबाह कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। अब मियाँ साहब को इस बात ये सोने नहीं देती बात। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ये चाहते हैं कि मेरा सियासी कद बढ़े और मैं वापस अवाम में आऊं। और यहाँ पे एक चीज और भी, मकबूलियत भी कम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से इलेक्शन में बड़ा उनको यकीन था कि मैं जो बड़े पावरफुल कम होती नजर नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ा सेटबैक मिला। हाँ, कम हो चुकी है ना, दोनों हल्कों से उनका आ जाता है, वो हार गए और ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे एक चीज और भी है बड़ी बारीक, मलिक साहब इस पे जरा जरूर बात करें, वो ये है कि इमरान खान का बूथ इतना बड़ा हो गया है कि अब बहुत सारी चीजें छोटी लगती हैं उसके सामने। उसको शीशे की दीवारों में भी कैद कर दे तब भी उसका बूथ इतना बड़ा हो गया है कि ये चीजें वजारत उज़्मा की सीट छोटी लगती है और बहुत सारे लोग छोटे छोटे लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो रियासत के सामने एक बूथ बन के खड़ा हो गया। उस बूथ का कद छोटा ऐसे ही हो सकता है कि एक छोटा बूथ और बनाया जाए जिसे थोड़ा बड़ा कर दिया जाए हवा भर के, उसको भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट करके अवाम में पजीराई दिला के, ताकि थोड़ा सा उसका बूथ कम हो, इधर से ये बूथ बढ़े और कोई थोड़ी सी पैरेलल सी चीज बन जाए। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि 1 नंबर बाबे की कुल्फी जो है
वो लोग तलाश करके उधर चले जाते हैं। ऐसे ही है। आप बाबे की कुल्फी के गिर्द 200 दुकानें होती हैं, सारे कहते हैं बाबे की कुल्फी है, हम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन लोगों को पता होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट कौन है। अब नवाज शरीफ साहब को एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हवा भर के बयानिया बना के खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अवाम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे ये सौदा बिकना नहीं है। बिल्कुल वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सौदा बिकना नहीं है, बस मैं तो इतना जानता हूं, ये कुछ भी कर लें, सौदा नहीं ये बिकना है। मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्डअप करके नवाज शरीफ अपनी खोई हुई साख, अपनी खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल कर पाएंगे उस तरह से? नहीं, मसला खाली नैरेटिव नहीं है कि आपके जी का हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। असल मसला डिलीवरेंस है। आप एंटी हो या प्रो, आप बिजली कम कर दें, आप बड़ी तारीफ करें फ़ौज की, इस्टेब्लिशमेंट की, मेरा लोगों को माइंड नहीं करेंगे। असल इशू बज़ाहिर ये नहीं है कि नवाज शरीफ का ये मसला नहीं है कि वो सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट दो तकरीरें करनी है तो लोग पागलों की तरह वापस आ जाएंगे, या ऑन दी अदर वे के अगर इमरान खान साहब ने बड़ी तकरीरें की हैं, मुझे एक बड़े पावरफुल साहब थे, वो मुझे कहने लगे कि यार ये जो सिचुएशन है तुम्हारा एज ए जर्नलिस्ट क्या ओपिनियन है। मैंने कहा अगर आप इमरान को 3 महीने के लिए ले आए तो वो देखें, आप वो खुद ही आपके पास आ जाएगा, भाजी मुझे माफ़ करें। कहते हैं वो क्यों? मैं कि यार देखें, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है कि आपकी फाइनेंशियल सांस आपके पास नहीं है। आपने मुआहदा करके उधार लेना है आसान ज़ुबान में, वो जिसने आपको उधार देना है उसके साथ शराइत आती हैं। ये खाली IMF नहीं करता। आप चले जाए अपने मोहल्ले के बैंक में चले जाए कि जी मैंने घर का लोन लेना है, राणा साहब को कहीं गाड़ी के लिए लेके दिखा दें। हमने तो IMF को हवा बनाया। मैं IMF को नहीं डिफेंड कर रहा, ये पॉइंट समझ ले। कोई भी बैंक होगा आपका यही हाल करेगा कि जनाब ये मेरी शराइत, ये हमारा अपना डिफॉल्ट है ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो उसमें नवाशी भी बच्चा नहीं है, इमरान को भी पता है, सबको पता है कि हम बिल्कुल मोटरवे की तरह इसी तरह हमने हुकूमत चलानी है। मतलब मेरा हाल है, मुझे खुद शर्म आनी शुरू हो गई है। 6 महीने यहाँ पे हो गए हैं, कितने साल शो किया, मतलब मेरा अब दिमाग कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि बिजली कब कब महंगी होती है। नहीं तो हम एक ज़माना था जब जवान थे तो ऐसे फर तेज हो रहा कि डॉलर पहले साल में इतने का था, फिर फलां दौर में इतने का था, बिजली इतने की थी, अब समझ ही नहीं आ रही होती। आज अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे और मज़ीद कन्फ्यूज हो गया। कराची इलेक्ट्रिक जो है 19 रुपये पी यूनिट के लिए उन्होंने इजाफे के लिए आज दराज दे दिए। मतलब मेरा अपना दिमाग मौफ हो गया कि यार कहाँ भी याद रखे, कब कब बिजली बढ़ती है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाती है, कभी बिजली महंगी हो जाती है, कभी टैक्स आ जाते हैं। तो नवाज शरीफ के लिए अगर आप इसको इतना आसान समअप करना चाह रहे हैं कि जनाब बस एंटी एस्टैब्लिशमेंट, नो नॉट एट ऑल, फिर वही बात है। आज ये किसानों की भी लड़ाई हो रही है, हर लड़ाई किधर जाके ख़त्म होती है? पैसे पे। तो पैसे पे कौन बैठा हुआ है? वो किसी पार्टी का नहीं। अब ऐसा ज़्यादा मैं नहीं ना कह सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अगर आवाम को खुश करना है, ये देखें ये टास्क इमरान के लिए भी है। इसमें सबसे ज़्यादा समझदार पीपल्स पार्टी है। वो आराम से कराची में लाके हुक्का जाकर लगा के हुक्का पी रहे हैं, इसीलिए वो हुकूमत में नहीं है। सारा प्रेशर नून पे आ गया परफॉर्मेंस का, और आगे स्वयं महंगाई के मसाइल के यहाँ कुछ नहीं है। ये नैरेटिव की खाली बात नहीं है। निसार साहब, नून लीग जो है जितनी बातें करती है और दावे करती है, और पहले भी उन्होंने किए, आपको लगता है वो उस तरह से डिलीवर करेंगे? अभी तक आप देख लें 1-2 महीने गुजर चुके हैं इलेक्शंस को हुए भी, अभी भी तक उन्होंने कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया, बल्कि मजीद महंगाई की तरफ ही हम जा रहे हैं। तो कोई फ़ायदा तो नहीं है? हुकूमत बदलती है, फिर अगली हुकूमत आती है, हर एक हुकूमत से यही अवाम मुतालबा करते हैं कि महंगाई कम हो, आवाम को सुख का सांस ले, लेकिन पेट्रोल, महंगाई, खाद बीज सब कुछ तो महंगा होता जा रहा है। अच्छा देखिए, एक बात तो आप पहले ज़रा समझें कि नून लीग कभी भी कहीं पे भी इस बार इसलिए नहीं आई थी कि वो महंगाई कम करेगी। इमरान खान की हुकूमत जब गिराई गई तो कहीं उनका मकसद ये नहीं था। चाहे शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम शबाना रोज़ मिल के मेहनत करेंगे और इस ज़मीन पे एड़ियाँ रगड़ेंगे तो यहीं से पानी निकलेगा, और ये सारा कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन उनका मकसद कहीं पे भी अवाम की खिदमत नहीं था। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि उनके सर पे जो तलवारें लटक रही थी मुकदमात की, वो ख़त्म करवाई जाए। नवाज शरीफ साहब के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही थी, वो ख़त्म कराई जाए। शहबाज शरीफ साहब पे जो मुकदमात थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो ख़त्म कराए जाएँ। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग और हुदैबिया और ये सारे जो थे, और क्या कहते हैं फ्लैट्स के ये मुकदमात, ये सारे ख़त्म करवाए जाए। ठीक है, उन्होंने इस सारे चक्कर में वो मुकदमात सारे ख़त्म करवा दिए। ठीक है, नाम उन्होंने अवामी खिदमत का दिया, लेकिन क्या किया कि आज सारे उनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं और अदालती डिटर्जेंट से साफ किया गया उन्हें। वो क्लियर हैं, पवित्र हैं बिल्कुल इस टाइम ना, पाक पवित्र हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है,
2021 के आखिर में इमरान खान की हुकूमत गई, ठीक है, 2024 है, तकरीबन 2 साल। 2 साल पहले डॉलर 190 का था, पेट्रोल 100 मेरा ख्याल 70-80 का था, ठीक है, आटा 70-60 का था, 150 पे था जब खान ने जब जाने से पहले पेट्रोल जो है 150 पे गया था, 150 का पेट्रोल था, मुआहदा तोड़ा, वट एवर मैं तो भाड़ में जाया IMF, मुझे तो अवाम की वो है कि अवाम को क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 150 का पेट्रोल था, 190 का डॉलर था, 70-60-70 का आटा था, 60-70 की चीनी थी, ठीक है, आपका ग्रोथ रेट 5.7 था। ऐसी क्या क़यामत आई थी ये 2 साल में? ऐसी क्या क़यामत आई है कि डॉलर 190 से 300 पे चला गया, पेट्रोल 150 से 300 पे चला गया, चीनी जो है 60-70 से 100 पे चली गई, आटा जो है वो नापैद होता चला गया। ऐसी क्या क़यामत आई थी उसको तब्दील करने की? क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, कोई पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश थी? या तो आप इसे बेहतर डिलीवर करते ना, फिर हम कहते कि हाँ इमरान खान बहुत बुरा आदमी था। लेकिन अगर उसके दौर में अब लंगर खाने भी चल रहे थे, उसके दौर में हेल्थ कार्ड भी चल रहा था, उसके दौर में जनाब अली वो रात को स्टे करने वाला जो है क्या कहलाता है वो भी चल रहा था, ठीक है, उसके दौर में खजाने के अंदर 20-25 अरब डॉलर भी थे, उसके दौर में जनाब ग्रोथ रेट भी 5.7 था, पेट्रोल भी जो था वो 150 था, उसके दौर में डॉलर भी 190 था। तो क्या मसला था उसको हटाने का? बिल्कुल अमरीका बहादुर को पसंद नहीं था वो, उसने अमेरिका बहादुर को कहा था कि मैं अड्डे नहीं दे रहा, तो आपने उसे हटा दिया। अगर आपने यही करना था तो फिर आप नहीं बच सकते अल्लाह से भी और अल्लाह अवाम के अजाब से भी। आप हार गए, दोनों जगह से हार गए। तमाम तर मेहनत, तमाम तर मीडिया, कौम को नवाज दो, कौम को माफ कर दो, नवाज दो, बयानिए तो दावे बड़े दिए जाते हैं, लेकिन नाजरीन जो है अवाम जो है उनका कोई भी नहीं सोचता और सिर्फ बातों की हद तक ही रह जाते हैं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर लेते हैं कि सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जलसा करना जो है वो PTI का हक था, PTI के हक में वो खुलकर बोल पड़े। तो क्या चल रहा है, बात कर लेते थे मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अब मौलाना फजल रहमान भी जो है वो ओपनली आ गए और कहते हैं, आज पार्लियामेंट में इजलास में खिताब करते हुए कहा कि PTI का हक है एहतजाज करना, जलसा करना, उनको हक दिया जाए, और 2018 का इलेक्शन अगर उस तरह से ऐसे क्लियर नहीं था तो हम इस इलेक्शन को भी नहीं मानते। देखिए, हमारी जो सियासत है ना मौलाना की समेत वो सियासत 2 तरह की है। यहाँ तो आप फिर जमहूरियत करते हैं तो यहाँ फिर आप ताकत में रहते हैं। अगर आपको इक़्तिदार मिले तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी है और हमारे जितने भी फैसले होते हैं बहुत अच्छे हैं। जो भी गुडी चीज़ें होती हैं, फिर जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आपको आइन याद आ जाता है, फिर आपको जमहूरियत याद आती है, फिर आपको धांधली याद आ जाती है, फिर आपको इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं, फिर आपको दफ़ा 144 बुरी लगती है, फिर आपको ये भी समझ आती है ये जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। सारी चीज़ें हैं। तो मौलाना के साथ जो ज़्यादती की है उनका भी दुश्मन इमरान खान नहीं है, उनका भी दुश्मन नून नहीं है। उनको किसी पे गुस्सा है कि यहाँ साढ़े तो ख्याल ही नहीं रखा। मतलब हमारे कोई 5-6 को सेनेटर आते, कोई 15-20 को हमें MPA मिले होते, उधर से तो हम वहाँ होते, चलो हमें कोई कश्मीर कमेटी मिलती। वैसे मज़े की बात ये है, ब्यूटी इनकी देखें कमाल की है, कितनी उन्होंने बड़ी बातें की हैं, मगर उनको मुझे आप बता दें या राना बता दें कि गवर्नर KP के कौन है। ठीक है, कितना मज़ेदार की बात है कि यहाँ पे ताहिर मलिक होस्ट भी है और ताहिर मलिक एंकर भी है, यानी कि एनालिसिस भी मैं कर रहा हूँ, सवाल भी आप कर रहे हैं। कम अज़ कम इतनी तो फिर स्पिरिट दिखाए ना डेमोक्रेसी की, इतनी तो फिर इंसानियत दिखाए ना कि यार मैं एक जी शोर आदमी हूँ, मैं एक बाशोर डेमोक्रेट आदमी हूँ, मैं जॉब छोड़ ना, वो भी नहीं छोड़नी। मज़े की बात ये है। तो ये बेसिकली सारा ये जो सारी फ़िलासफ़ी है ना, फ़िलासफ़ी है कि भाजी ये पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियनों का मरज़ है। मैं इसमें सबको एक ही लाइन में देखता हूँ, मुझे इनमें कोई इनकलाबी नहीं लगता, इंक्लूडिंग इमरान खान। ये अपना हिस्सा मांगते हैं, वो हिस्सा किन से मांगते हैं? जिनको ये ताकतवर कहते हैं। अच्छा, जो ही इनको हिस्सा मिले तो फिर जनाब हर चीज़ रोज़ी हो जाती है। फिर ये मुल्क में ग्रोथ भी हो रही होती है, फिर इस मुल्क में टेररिज्म भी नहीं हो सकता, फिर इस मुल्क के अवाम भी बड़े सेटिस्फाइड हैं। जो गलत बात करेगा वो किसी मुल्क का एजेंट है, जो जमहूरियत की बात करेगा अंदर से उसकी पता नहीं वो कहानी निकाल लेंगे। तो मौलाना के पास हाथ में कुछ नहीं है। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं तो बेहतर नहीं आप जमहूरियत खेलें, आप इंसानी हकूक़ की बात करें, आप ये बात करें कि आप देखो उन्होंने बड़ी आला पोजीशन ली है, बड़ी सही लॉजिक मैंने एंजॉय किया कि देखें हम तो नवाज शरीफ के भी साथ नहीं थे। हमारा मसला था 2018 में इलेक्शन में धांधली हुई थी,
तो हम धांधली के खिलाफ थे। अब 2024 में जो इलेक्शन हुआ फिर उसमें धांधली हुई है, तो उन्होंने असूल प्रिंसिपल रखा है। मगर इस प्रिंसिपल असूल पे अगर एक चीज़ वो ब्यूटीफाई कर लेना, अगर आज ही वो रात को 9 बजे हमारे शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुझे वहाँ पे सोए हुए देह मुंडे मैं की करने लगा, हम इस्तीफ़ा देने लगे तो मैं सलूट करूँगा। इसार साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हम जो है एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके जो है वो हुकूमत गिराएंगे। तो ये हुकूमत गिराने का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला, हर इंसान जो है, हर पॉलिटिशियन अपनी अपनी मर्ज़ी के तहत डिसाइड कर लेता है। देखिए, मैंने आज उनकी तकरीर सुनी है कौमी असम्बली में, तो जो तकरीर उन्होंने की है वो तो पाकिस्तान के 75-76 साल के इससे अच्छा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। ठीक है, जिन जानिब उन्होंने इशारा किया, जो जो हमारे मसाइल और नकाइस हैं जिनकी जानिब उन्होंने इशारा किया, उनसे तो कोई उसे तरदीद नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर किया लॉजिकली कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, ठीक कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है, और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं, और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। तो जो उन्होंने बातें की आज, वैसे उन्होंने सारी तकरीर जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के गिले शिकवे किए और इस्टेब्लिशमेंट की बुराइयां और कीड़े निकाले, और पूरी तकरीर में वैसे गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है बात? मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस तक आता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये सारा स्टांस जो है ना, लेकिन ना मैं एक मासूम आदमी हूँ, मासूम पाकिस्तानी हूँ। जब मैंने ये सारी तकरीर सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार पाकिस्तान में कोई बंदा तो ऐसा है जो हक सच की बात कर सकता है, इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है। मैं वो बता रहा हूँ, वो अर्ज कर रहा हूँ, पानी भी है, तो बड़ा हीरो है। और अचानक एक मलक जैसा कोई, मैं समझता हूँ वतन से दुश्मन करने वाला आदमी, उसने मुझे कहा कि रान साहब यार मौलाना फजल रहमान काश ये बता देते ना कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च किया था वो किसके कहने पे किया था, और फिर इस्लामाबाद में किससे मिले थे वो, और किसने उन्हें कहा था कि आप वापस जाएं और 4-5 इस्तीफे हम करवा देंगे, आ जाएंगे। तो मुझे वो आदमी बड़ा बुरा लगा, मुझे नफरत सी महसूस हुई कि अभी मेरे लिए फजल रहमान साहब हीरो थे, अचानक उसने कहा यार ये किससे मिलके, इस्टेब्लिशमेंट से मिलके जो लॉन्ग मार्च किया था, इस्टेब्लिशमेंट के किस अफसर से, किस जनरल से मिले थे, किस जनरल ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि आप वापस जाएं, ये 4-5 इस्तीफे हम ले लेंगे। तो फिर मेरा मजा बड़ा किरकिरा हुआ कि यार ये तो बड़ी ज्यादती है, मैं तो एक बंदे को इतना बुलंद कर रहा था। फिर मैं वहीं पे आता हूँ कि ये सब लोग जो हैं, वो एक शेर है कि मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, उसी के चरणों में बैठते। लेकिन एक नोट कि इमरान खान भी बैठा था, फायदा लिया सारा कुछ, लेकिन अगर आज इमरान खान एक स्टैंड ले चुका है और उसकी कीमत अदा कर रहा है, वो भागा नहीं, वो जेल से नहीं निकल के भागा, किसी से मदद नहीं ली, माफी नहीं मांगी, कोई लिख के नहीं दिया, 10 साल का एग्रीमेंट नहीं लिख के दिया कि मैं भाईजान जा रहा हूँ। वो वहाँ खड़ा हुआ है, तकलीफें बर्दाश्त करता है, शीशे का कैबिन लगा दें, उसकी बीवी बीमार हो जाए, उसको 10,000, वो अपनी बात पे खड़ा हुआ है। तो फर्क तो है लोगों के अंदर। लोग बातें करते हैं, दूध पीने वाले मजनू और वो लंदन भाग जाते हैं, खून देने वाले मजनू जेल के अंदर रहते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। और मेरा ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। मलिक साहब, जैसे कि इसार राना साहब कह रहे हैं कि जो है मफाहमत वगैरह करते रहते हैं, ये पॉलिटिशियन इस्टेब्लिशमेंट के आगे पीछे फिरते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो शरियार अफरीदी ने एक बयान दिया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है, लेकिन अपनी शराइत पर। तो ये आपको लगता है कि मे पॉसिबल कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट भी जो है उनकी शराइत पर बात करने के लिए रेडी हो जाए? देखिए, ये जो होता है ना कम्युनिकेशन की या निगोशिएशन का एक यूनिवर्सल फार्मूला है। इस तरह नहीं होता कि अगर आप किसी से 10 रुपये लेने जाएं तो पहले ही कह दें कि मैंने 10 रुपये लेने हैं, आप 100 रुपये से शुरू करते हैं। तो ये इसका मतलब कुछ नहीं होता। ये बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है, निगोशिएशन में पॉजिटिव साइन है। पहले आप इस तरह नहीं आते कि हमें ये होगा तो हम बैठेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अल्टीमेटली जो मेरा ख्याल है, अब मैं नॉन पॉलिटिकल बात करना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली तो आपको बैठना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो आपको बैठना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने
जो 75 साल में जो गंद डाला है आपने, वो अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ये बड़ी टेक्निकल मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ। अगर ये दुनिया में कोल्ड वार रहती या वार अगेंस्ट टेरर रहती या जहाद अफगानिस्तान टाइम कोई फिल्म चलती रहती तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह वहाँ को जूते पड़ते रहने थे, पैसे पूसे आते रहने थे, आटा की कभी सब्सिडी मिल जानी थी, कभी बिजली की सब्सिडी मिल जानी थी, हमें भी बड़े अच्छे अच्छे इश्तेहार मिलने थे, भी बड़े पैसे पूसे मिल जाने थे। अब मसला ये हो गया कि हमारी जो रियासती ढांचा जो है ना, ये मौजूदा हालात में चल नहीं पा रहा। आपके पास पेट्रोल के ख़रीदने के पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, वो लंबी बात हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए अब आपके पास सोल्यूशन कोई नहीं। अगर आप गहराई में जाएं तो अपना इरफान सिद्दीकी से ये काम शुरू हुआ है सेनेट पे, पूछ ही नून लीग कि जी गुफ्तगू होनी चाहिए, और आप दबे दबे लफ्ज़ों से देखें राना सुन मैं अब आप छोड़ दें, पीटीए को छोड़ दें, जितने भी एक्सट्रीम बड़े जो हॉक से बड़े अपना पंजाबी मर्द के नहीं छड़ांगे सारे कह रहे हैं बात करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आप इस दलदल से नहीं बच सकते। अगर मतलब इमरान आ भी जाए, चले मैं राने से 200% अग्री करता हूँ कि उसने एक स्टैंड लिया हो, मगर आ जाए तो क्या करेगा? आइए मुझसे मुआहदा तोड़ देगा। अब हम जैसे लोगों ने डोल डाल देना है कि जी अब डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट होने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर दुनिया के बैंक आपसे कहें जी हम आपकी एलसी नहीं मानते, छोटी सी मैं आपको बात, मैं एक चेक लिख के देता हूँ, मैं पाकिस्तान से के लिए पेट्रोल खरीदना चाह रहा हूँ, दुनिया कहेगी नहीं जी आप डिफ़ॉल्ट है, हम आपका चेक नहीं लेते। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए, हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफ़ॉल्ट का ये मतलब है। तो हमारे पास, मैं बिल्कुल एक छोटा सा जितनी भी मेरी अक्ल है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन में हुकूमत और अपोजिशन दोनों शामिल हैं, इनको किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं इनमें कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा अगर ये इस तरह लड़ते रहेंगे। साना साहब क्यों नहीं बैठते आखिर ये एक पेज पर, जब इनको सबको ही नज़र आ रहा है, नून लीग को भी नज़र आ रहा है, मौलाना फजल रहमान को भी नज़र आ रहा है, तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि मुल्क अब नहीं चल रहा है उस तरह से, मुल्क में जो है आवाम खुशहाल नहीं है, IMF के पास जाना पड़ रहा है, कर्ज़ों के तरह हम दबते चले जा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं बैठते सारे एक पेज पे? देखिए जो ये हुकूमत है ना, इस वक्त इसकी पोजीशन एक जनाजे की सी है। एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने उठाया हुआ है, अब मियां नवाज शरीफ साहब ने कंधा लगा दिया है, हाँ, बिल्कुल। एक तरफ से नकवी साहब ने उठाया, चौथा गिर रहा था तो उन्होंने इसहाक डार को कहा कि तुम भी चौथा कोना संभाल लो। फिर भी यह हुकूमत नहीं चल सकती। जो मलक ने कहा कि दलदल में हम फंस गए हैं, उसकी रीज़न क्या है कि क्यों नहीं चल सकती? और ये जो ये कह रहा है ना कि जी इमरान खान भी आ जाए तो वो भी नहीं संभाल सकता, मैं कहता हूँ कोई भी आए, जब लीडर एग्जाम्पल सेट करता है ना और लोगों का उस पर यकीन होता है कि ये जो एग्जाम्पल दे रहा है ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे पंजाब में लोग अगर भूखे मर रहे हों, गटर का मिला हुआ पानी पी रहे हों, हैं सबसे आलूदा फिजा में सांस ले रहे हों, और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड ना मिल रहे हों, दवाइयाँ जाली मिल रही हों, ठीक है, उस कौम की वजीर आला जो है वो एक खूबसूरत सी वर्दी पहन के, यहाँ पे स्टिक रख के, कैप पहन के अगर ऐसे करे तो इससे मसाइल हल नहीं होते। जो आम आदमी है उसका गुस्सा बढ़ता है कि मैं बीबी भूखा मर रहा हूं, आप वर्दियां पहन के सलूट करके और वीडियो बनवा रही हैं 6-6 कैमरों से। लेकिन अगर उन्हें ये नजर आ जाए कि ये जो हमारा लीडर है ये हमें जो कह रहा है ये खुद भी वही करता है, तो वो भूखे भी मर जाते हैं, ऐसे भूखा रहना सीख जाते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में चेयरमैन माओ की मिसाल दी, मैंने बहुत सारी मिसालें दी, ठीक है ना। तो दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं कि लीडर के पीछे लोग चलते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये यकीन हो जाए कि ये सामने वाला तो खुद तो खरबोपति है, इसके बच्चे बाहर खरबोपति हैं, इसके अपने कारखाने, बंगले, कोठियां इसने खुद इंडोनेशिया, सऊदी अरब, लंदन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये हमें कह रहा है कि सादगी का दरस अपनाओ, ठीक है। तो हम हु विल ट्रस्ट देम? नोबडी विल ट्रस्ट देम, ठीक है। आप पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देते हैं, जिसको मैंडेट देते हैं, आप उसको ले आए जिस पे अवाम ने ट्रस्ट किया है। जब आप आदमी को पता है कि ये वो बंदा जो हारा हुआ है और मुझ पे जबरदस्ती बिठा दिया हुआ है, वो क्यों आपको फॉलो करेगा? लेकिन अगर आपको ये यकीन हो कि हाँ इसे वोट दिया था, यही बैठा हुआ है, राइट, तो फिर वो डिलीवर भी करेगा और फिर लोग उस पर ट्रस्ट भी करेंगे। पाकिस्तान को
एक मेरे ये जुमला सुन लीजिएगा, पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे, कुछ ऐसे फैसले करे जो रवायती ना हो। ये ना हो कि हम IMF, ये जो इसने जो बात की है मलिक साहब, मेरी आप बात सुने, यही तो हम कह रहे कि इन इक्तिसादी कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की, वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे, वो कहेगी पेट्रोल के ऊपर आप सब्सिडी खत्म करें, लेवी बढ़ाएं तो बढ़ा देंगे हम, वो बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे, तो फिर हम कहां खड़े हैं? हमारी खुद मुख्तारी कहां है? हमारे अपने फैसले कहां हैं? अगर हमने सब कुछ IMF के कहने पे करना है, कोई ऐसा तो हो दे आप उसे, इमरान खान को वो बुरा भला, उसने नहीं माना IMF का मुआहदा, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, पेट्रोल 150 का कर दो, तो क्या लोगों को रिलीफ नहीं मिला था? IMF में मुंह में डाल देगा जो ये कह रहा है चेक वापस दे देगा, ये वो हम बहुत बड़ी इक्तिसादी हकीकत है, इतना आसान नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, अभी हम श्रीलंका नहीं है जिसे आराम से आप डिफॉल्ट कर कह देंगे। बिल्कुल हम एक दुनिया, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली करें। हाँ, अमेरिका को नहीं पता कि हम कहां बैठे हुए, इधर हमारे ईरान, इधर हमारे चीन है, इधर हमारे अफगानिस्तान है, वो ये तुर्की खड़ा है, हम एक बैलेंस है इस खित्ते के। बिल्कुल ठीक है, अब हमें धमकाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बहादुर होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए यार कोई कुछ नहीं होता, करें तो सही हिम्मत। आप करते नहीं, डरते रहते हैं, आप खुद मुंह से कह रहे होते हैं सरकार आप हमारे माई बाप हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती, लीडरशिप जुल्फकार अली भुट्टो की तरह होती है कि जब उसे ट्विन टावर के ऊपर सैर कराने लेके गए और उसको इंप्रेस करने के लिए कहा कि भुट्टो साहब कैसा लग रहा है अमेरिका, तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के नीचे है वो अमेरिका। लीडरशिप होती है, फिर लीडर होता है, वो किसी से मुतासिर नहीं होता, वो जुल्फकार अली भुट्टो होता है। फिर आपके हाथ कांप रहे होते हैं, पर्चियां पकड़ के आपको कह रहे होते हैं 2 किलो आटा, वो कहते हैं गलत पर्ची पकड़ दी, बोल दीजिए आपने दूसरी पढ़नी थी, पानी के गिलास पी रहे होते और 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ऐसे लीडरशिप नहीं होती। जिस दिन पाकिस्तान को लीडर उस अवाम के मैंडेट के मुताबिक मिला, बहुत तब्दीली आएगी। मलिक साहब, IMF के पास जाए बगैर हमारे मामला हल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, मगर उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है ना, उसके लिए तकरीरों से काम नहीं। एक मिनट है मलिक साहब, जरा आप ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा बताएं, गर्दिशी कर्जा भी बताना है आपने, हमारे जो एलीट क्लास जो है जितने पैसे लेती है वो भी बताना है, जो हमारे 90,000 गाड़ियां उन पे पेट्रोल के ऊपर खर्चा कितना, ये IMF तो नहीं कह रहा हमें, नहीं सही बात है, बिल्कुल ये हम खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। इस शहर में, आई एम सॉरी टू, तो मैं आप 1 मिनट ले रहा हूँ, इस शहर में वो लड़की मेरे पास आई काम करने वाली, मेरी बेटी की शादी है, उसका वो शादी का जोड़ा नहीं बन पा रहा, मैं उसे क्या कहता है कि मरियम की साहब है कि तो पुलिस के जोड़े बनते हैं ना, एलीट क्लास के जोड़े तो बनते हैं ना, अगर तेरी बेटी के नहीं बनते तो तेरी बेटी कौन सी पाकिस्तान की मौजूद औरत है? रियासत पाकिस्तान जो है तेरी बेटी का तो थोड़ी तहफुज करेगा, वो तो तहफुज उसका करेगा जो बहुत ताकतवर है, जिनके ऊपर इल्जाम हो। तेरी बेटी ने कौन सा खजाना लूट लिया, तेरी बेटी ने कौन से कानून तोड़ दिए, तेरी बेटी ने कौन से जजों को गालियां दी है, तेरी बेटी ने कौन से जनरल्स को गालियां दी है, तेरी बेटी की हैसियत क्या है? हैसियत उनकी है जो जजों को कहते हैं करप्ट हैं, जो जजेस का जनरल्स का नाम देके कहते हैं कि ये मुल्क इन्होंने हमारी हुकूमत को ऐसा किया, उनकी फिर रियासत इज्जत करती है। आई एम सॉरी मलिक साहब, मैंने आपका टाइम लिया। मलिक साहब, जैसे कि सार साहब कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अवाम कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते जब तक इस तरह की जो है सुपीरियर पावर्स हमारे ऊपर बैठी हुई हैं। अब आप किसानों को ही देख लीजिए, आज किसानों का हड़ताल थी, लेकिन उस तरह से उनको मुजाहरा ही नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा हम सिर्फ एहतजाज करने आए, एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, लेकिन इतनी पकड़ धकड़ हुई और उनका सारा जो एहतजाज है उसको रद्द कर दिया गया। वो अभी भी पुलिस मैं अभी अगर मैं 30 नाम तो मैं अभी पढ़ ही रहा था कि अभी आपकी शो के दौरान मैं सोच रहा था कि देखें आप, मतलब मुझे तो आप बातें करते अपने आप पे शर्म आनी शुरू हुई है कि वो एक पुराना सा लफ्ज़ है जी, रियासत माँ जैसी होती है, कि रियासत ने मेरे से वादा किया, मैं किसान हूँ कि भाई तुम गंदम पर कर लो, मैं तुम्हें 3900 रुपीज़ की ना मान तुमसे ले लूँगा। मैंने नहीं किसान का हुकूमत ने किया। आप पंजाब में बैठी हैं, आप गंदम दे जाएँ, किसी एक जगह बेच के दिखा दें। अब जो आड़ती दरमियान वाले लोग हैं उनको पता है कि हुकूमत नहीं ले रही, तो वो कोई 2800 कह रहा है, कोई 2900 कह रहा है। अब आप देखें जो
फसल होती है ना वो किसान की औलाद की तरह होती है। उसने ज़मीन पे पहले बीज डाला है, फिर खाद डाली है, फिर उसने सर्दी देखी है, गर्मी देखी है, फिर उन्होंने उनको बड़े होते देखा है, फिर उसको काटा है, फिर काट के उसने पैक किया। और देखे कितना दर्दनाक बात है, जो मेहनत करता है पूरी सोसाइटी में हम हर उस बंदे को पनिश करते हैं जो मेहनत करता है, और जो मिडिल मैन जहाँ बैठा है सारा उसका फ़ायदा। अब हमारे यहाँ आराम से जो हुक्मरान बैठे होते हैं उन्होंने आराम से कहना जी गंदम कम हो गई है, बाहर से खरीद लें, यूक्रेन से खरीद लें, वो वहाँ से डॉलरों से लाएंगे, वहाँ पे कमीशन है, मज़े मज़े हैं। फिर मेरा बेटा भी चला जाएगा स्विट्ज़रलैंड, बेटी मेरी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो मैं पूछूंगा अपने ज्वाइन को पूछूंगा मुंडिया तू कितने जाना चाह, तैन भी ऑस्ट्रेलिया भेज देने। किसी को नहीं पता लगा कि किसकी गंदम थी, कहाँ से कहाँ हुआ। तो हम तो जब तक आप उनको जो कहा हुआ है उस प्राइस पे आप गंदम नहीं खरीद ले, पास को जो आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम है वो स्टोर बंद करके वो मिले। आज थोड़ी सी कुछ आई है शर्म इनको, क्योंकि देखे ना आज जुम्मा 8 दिन हुए हैं बने, आपको हुकूमत में भी नहीं है। 30 बंदे मैं अभी वो अगर ढूंढूं तो आधा घंटा मैं आपको नाम बता सकता हूँ जो लोग पकड़े गए हैं। फिर आपने GPO लाहौर का हार्ट है, दिल है, वहाँ आपने जनाब उनको इकट्ठा नहीं दिया, आपने रियासती जबर का मुजाहरा किया। फिर आज ने चले मान लिया कि लोग गलत है, अपना मार रोड पे आ गए, आपने असेंबली में भी नहीं मजबूर भी तो उन्होंने किया ना, अपोजिशन को भी बोलने दिया, उन्होंने भी बाइकाट किया है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अब थोड़ा सा जो इनसाइड आ रही है वो ये आ रही है कि ये सोच रहे हैं कि 500-600 रुपया करके ना सब्सिडी के दे के चले, मार्केट में अगर किसी की 3200 की बिकती है, 3000 की बिकती है, तो बाकी का फ़र्क हम थोड़ा सा 500-600 डाल के, क्योंकि अच्छी बात ये है कि किसान अब सड़कों पे आने के लिए तैयार है। और ये मैं आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल बात करने लगूँ, अगर ये गंदम का क्राइसिस ना इस हुकूमत ने संभाला तो आप इससे बड़ी PTI को फेवर ही नहीं दे सकते। आप इमरान खान का सका भाई, इमरान खान की सकी बहन जो उससे मोहब्बत कर सकती है ना, ये आप उससे मोहब्बत करेंगे कि आप इस सोसाइटी के पंजाब के 70% लोग जिनका पेट गंदम के साथ बंधा हुआ है एग्रीकल्चर से, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो वो किधर जाएंगे आप मुझे बताएं। तो मेरा हाल है इमरान खान इस वक्त जेल में सुबह दोपहर जब जो नमाजें पढ़ होगा एक ही दुआ कर रहा होगा कि या अल्लाह ये कहीं सब्सिडी दे के ये गंदम का क्राइसिस ना हल कर लें। ये इतनी मतलब क्लियर सी बात है। इसार साहब अब देखें, जब बम्पर क्रॉप होती है तो पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक नेमत के तौर पर है। बम्पर क्रॉप हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम। जब निगरान हुकूमत ने जो है इंपोर्ट की थी गंदम, तब उनको नहीं ख्याल था कि हम एक तवाज़ुन रख कर जो है एक मिकदार के अकॉर्डिंगली हम उसको खरीदें, क्योंकि आगे भी गंदम का सीज़न आने वाला है। देखिए बात ये कि अगर वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़रा चाहें तो वो वीडियो भी ज़रा हम दिखा सकते हैं जिसमें क्या कहते हैं गिरफ्तारियां हुई। वो ऐसे पुलिस वाले हैं किसानों पे जिसने अल्लाह माफी दे, वो गैर मुल्की लोग हैं, वो इनका ऐसे वो परेड करते आ रहे, मैंने देखा ऐसे हैं वो सीधा जिस तरह और आप मूवी की तरह सीन था। और उसमें पता है बदकिस्मती क्या है, उन किसानों के रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया, बच्चों को भी। कहाँ के लोग हैं हम? हमारी वजीर आला वर्दी पहन के तस्वीरें खिंचाती है, फिर उसके नीचे पुलिस वाले जो हैं उन अजीम लोगों को जो धरती का सीना चीर के हमारे लिए खुराक पैदा करते हैं, बारिश, धूप, चिलचिलाती धूप, लू, कोहरा, सबको फेस करते हैं। फिर वो बारिशों से डरते हुए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमारी गंदम की हिफाजत फरमा, बारिश ना कर दें। ठीक है, हमारे मोहसिन है, वो हमारे सर का ताज है वो किसान, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं कि उनको हक भी नहीं दे रहे और रोने भी नहीं दे रहे। ठीक है, मुझे बताएंगे जो अनवारुल हक काकड़, प्रोफेसर अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, क्या इन्हें नहीं पता था कि बम्पर क्रॉप होने वाली है? क्या इन्हें नहीं पता था कि गंदम जो है हम वाफिर मिकदार में पैदा करने जा रहे हैं? इन्होंने क्यों खरीदी थी? पास्को के जो वो क्या कहलाते हैं जहाँ स्टोर होते हैं, पास्को के गोदाम, वो क्यों भरे थे आपने? महंगी गंदम लेके 41,000 रुपए फीट टन खरीद के आपने वो गंदम के क्यों भरे? आपको नहीं पता था कि ये हम बम्पर क्रॉप करने जा रहे हैं? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हुई ना, गंदा है पर धंधा है। यानी उन्होंने कहा कि मैं बहती गंगा से हाथ क्यों ना धोऊं? क्या इस पे हम तहकीकात करेंगे? क्या हम किसी का गिरेबान पकड़ेंगे कि जब आपको ये पता था कि पाकिस्तान बम्पर क्रॉप की तरफ जा रहा है तो आपने गंदम महंगी क्यों खरीदी? और खरीदने के बाद गोदाम क्यों भरे आपने? और आप किसानों को लाके सड़कों पे जलील करके उनको वो चंदे के नाम पे 300 रुपए सब्सिडी दे देंगे। उनका हक दो यार, तुम छोड़ो सब्सिडी,
उन्हें नहीं चाहिए सब्सिडी, वो गयूर गैरतमंद किसान है, वो इस धरती को चीर के इसमें से गंदम निकाल के हमें खाना देते हैं, ठीक है। और आप कहते हैं जी नहीं जी हम 500 देंगे, उनको उनका हक दे, नहीं तो अल्लाह आपको वैसे कौन सी इज्जत दे रहा है। साथ हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे, साथ रहेगा। शामिलत करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। किसानों के जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं, कोई भी उनके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर रहा है, इकदाम उस तरह से एसेस नहीं किए जा रहे हैं। ताहिर मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, जब हमारे पास कैपेसिटी पावर ही इतनी नहीं थी गंदम को स्टोर करने की, पहले हमने निगरान हुकूमत ने गंदम खरीद ली, आगे बम्पर क्रॉप थी, तो कोई स्ट्रैटेजी इनको पहले से डेवलप करनी चाहिए। पास कोई गोदाम जब बने थे इन काफ़ी अर्से पहले बने थे, अब जो उनको जैसे कि आबादी भी बढ़ गई है और गंदम का जो ज़ख़ीरा है उसको स्टोर करने के लिए इनको नहीं चाहिए कि पास कोई गोदाम ज़्यादा बना लें, कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज इसके बारे में भी सोचें? मेरे लिए आपको फिर समझ ही नहीं है कि हमने इतनी ये ब्यूरोक्रेसी जो इतनी रखी है, इनके बेचारों के बड़े बड़े मसले हैं। मैं तो अभी तक कहा चीमा साहब के काम से नहीं निकला, उनके बच्चे की फ़ीस नहीं दे सके। आपको तो अपने दुख है ना कि मेरे बाल महल को कीता कोई बंदोबस्त किया होना चाहिए ना। आपको इनका मसले की समझ नहीं है। ये बड़े गरीब लोग हैं हमारे जो मुल्क चलाने वाले, उनको दो सूरतों में कोई ना कोई फ़ायदा चाहिए। मसलन अगर आपके पास गंदम ज़्यादा है तो फिर ये हुकूमत से कहते हैं जनाब आप अफ़गानिस्तान में हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, वहाँ पर भी डॉलर आ गया, फिर वहाँ पे स्मगलिंग भी होती है, वहाँ पे भी लाटरी निकलती है। और स्मगलिंग आपको पता है वो सारी जो हमारा स्ट्रक्चर है, सारा सरकारी मुलाजमीन सारे मामे चाचे मिलके फिर वो वहाँ पे भी पैसे हैं। अच्छा ये तो तब है आपके जब एक्स्ट्रा गंदम हो जाए, तो जब एक्स्ट्रा नहीं होती तो फिर मुल्क है, पेट है, फिर आपने बाहर से खरीदनी है तो बाहर खरीदने का भी मैंने बता दिया। तो ये तो मिडिल मैन का ही है ना इसमें। पॉइंट सारा ये है कि विन विन दोनों सूरतों में उनकी है। पाकिस्तान में गंदम ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी फिर स्मगलिंग होगी, आपके साथ अफगानिस्तान बैठा है, उनके पास शॉर्टेज है, फिर अगर कम होगी तो दोनों सूरतों में। अब बेसिक जो फंडामेंटल सवाल है ना, जो रियासत का जो बुनियादी मॉडर्न रियासत का जो बुनियादी क्वेश्चन बना हुआ है वो बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये बयानत सारे दे रहे हैं। मसलन इमरान खान के 5 वज़ीर ख़जाना उसने बदले थे 3.5 साल में। मैं उस दिन से 96 से उसको फॉलो कर रहा हूँ। जिस तरह हम बैठे हैं इस तरह मैं इमरान के साथ बैठता रहा हूँ कि जी मेरे पास बड़ा प्लान है। 5 पीपल्स पार्टी 5 दफ़ा पाकिस्तान की हुक्मरान रही है, 5 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है पाकिस्तान की हुक्मरान। बाकी तो जर्नैलों का टाइम है, कहानी खत्म हो गई, यहीं पे पासन खत्म हो गया। ना दोनों के पास वजीर खजाना नहीं है। वो हालैंड से कहता है जी मैं तो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी था, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तो मेरा पॉइंट समझ नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आप भाई आपको ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज लानी पड़ेंगी जो खाली तकरीरें ना करें, जो जज्बातियत ना फैलाएं, वो अपने साथ एक टीम लेके आए, उनके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। नंबर 1 ये काम है पॉलिटिशियन का कि वो करे प्लानिंग और बनाए टीम। ये जिम्मेदारी है सियासतदान की। अब एक जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत फिर ये कहे कि अगर वोट आपको फेयर मिलेगा, पहली बात कि आपका इलेक्शन फेयर होगा और जितनी देर के लिए इलेक्शन होगा आपको छेड़ेंगे नहीं, ताकि जो आपका प्लान है उस पर पूरा करें। भाई अभी तक जुल्फ़कार अली भुट्टो दुनिया के ऑल टाइम, मुझे याद है मैं बहुत छोटी उम्र में था, फलाची की एक किताब मैंने पढ़ी थी, इटालियन जर्नलिस्ट है, इंटरव्यूइंग हिस्ट्री, उस 10 बंदों में उसका नाम आया हुआ है। उस जैसे लीडर को पैदा करके एक वजीर आज़म नहीं है पाकिस्तान का जो वोट से आया हो और वोट से गया हो। तो किस तरह ना स्टेबिलिटी है, ना फेयर इलेक्शन है, ना पार्टीज का प्लान है, तो फिर टॉक शोज ही पाकिस्तान चलेगा। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? नहीं कुछ नहीं, वो मलिक ठीक कह रहा है। आप अफगानिस्तान का ग्रोथ रेट देख लें, वो हमसे कहीं आगे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह कि ना तो उनके पास ब्यूरोक्रेसी है और ना उनके पास सियासतदानों का कोई मीना बाजार है और ना कोई उनकी इतनी तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारे पास वाफिर मिकदार में सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम अल्लाह का शुक्र है आज दुनिया के सामने दुनिया की बड़ी 5वीं रियासत 10 बड़े ममालिक में हम। और आज आलम यह है कि हमें IMF के पास जाके ये कहना पड़ता है कि हमें कर्जा दो ताकि हमने सूद उतारना है, कर्जा नहीं वापस करना, सूद उतारना है। और अगर हमें कर्जा मिल जाए तो हम तालियां बजाते हैं, अखबारात में इश्तहार देते हैं कि देखो हमारी हुकूमत ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि हम कर्जा ले आए 8 बिलियन का, शादियाने बजाते हैं।
और जो शख्स IMF के मुआहदे को मानने से इनकार कर दे और वो कहे नहीं मानता मैं तुम्हें, फिर उसको उसकी सजा देते हैं कि उसे जेल में डाल के शीशे की दीवारों में बंद कर देते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, साथ साथ मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो लाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से ही, अल्लाह हाफ़िज़।